नमस्ते सभी को और आप सभी का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम एक ऐसी समस्या पे बात करेंगे जो लगभग सारे संसार में जो एंट्रेंच्ड इकोसिस्टम जिसे कहते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे दबाने में लगा हुआ है। और वो है छोटी बच्चियों का शोषण। उसके लिए गैंग्स बने हुए हैं, उस पे काम करते हैं। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल रहा है 1990 के दशक का, जिसे अजमेर स्कैंडल कहा जाता है। और बहुत कम लोग हैं, संभवतः 0.001% लोग ऐसे होंगे जो अजमेर स्कैंडल के विषय में कुछ जानते भी होंगे। तो ये विश्व भर में जो एक महामारी की तरह फैला हुआ है और हमारी बच्चियों को, साधारण घरों की बच्चियों को एक बहुत असहनीय पीड़ा से, यातना से निकलना पड़ता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं। महेश श्रीमाली जी हैं। महेश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे सभी दर्शकों की ओर से। नमस्ते नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। जी, मैं पहले दर्शकों को आपका परिचय दे देता हूँ। महेश श्रीमाली जी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए संसार के विभिन्न देशों में रहे हैं। यूरोप में रहे हैं, एशिया के देशों में रहे हैं। और उस सारे प्रवास में जब ये इंग्लैंड में थे, ब्रिटेन में थे, तो वहाँ पर इन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में सुना और उस पर फिर उन्होंने अध्ययन किया। इनकी एक वार्ता, एक रिकॉर्डिंग है संगम टॉक्स पर, इंग्लिश में है वो, इसी विषय पर। मैंने वो सुनी थी अभी 3-4 दिन पहले और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने रात को सोते समय उसे ऑन किया था और शुरू किया, तो फिर मैं उसे सुनता गया और उस रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर वैसे तो अभी ये कहा जाता है कि इतना कुछ देख सुन लिया है कि हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, लेकिन संभवतः मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हुआ था। और तब मैंने निवेदन किया था कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी ये सब शेयर करें। इसमें सबसे पहले तो जब हम ये शब्द जो आता है ग्रूमिंग गैंग या ग्रूमिंग, बड़ा ही बिनाइन सा शब्द लगता है, बड़ा ही सॉफ्ट सा लगता है, क्योंकि ग्रूमिंग के अलग अलग अर्थ लोग अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। तो सबसे पहले तो महेश जी, मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि ग्रूमिंग शब्द क्या है, या जब हम ग्रूमिंग गैंग की बात करते हैं तो ये ग्रूमिंग क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को यहाँ से हम आरंभ करते हैं। जी, तो जैसा आपने बताया कि ग्रूमिंग क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम पैरेलल लें भारतीय समाज से या भारतीय स्थिति से, तो जैसा लव जिहाद के जो केसेस आते हैं, उसी का पैरेलल अगर हम यूके के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसे ग्रूमिंग कहा जाएगा। ग्रूमिंग, अगर इसका मैं टेक्निकल डेफिनेशन या परिभाषा में जाऊं, तो इट इज़ अ मेंटल कंडीशनिंग, कि आपको मानसिक रूप से आपको मानसिक दास्ता की ओर ले जाना। तो ग्रूमिंग में एक बहुत ऑर्गेनाइज ग्रुप है और बहुत सारे गैंग्स हैं क्रिमिनल्स के, जिनका काम ही ये है कि स्कूल गोइंग लड़कियों को, जो बहुत छोटी उम्र में 11 साल 10 साल से शुरू होकर 16 साल तक, जो वहाँ पे यूके में हाई स्कूल में लड़कियां जब आती है 11 साल छठी क्लास पास करके, तो उन लड़कियों को टारगेट करना और उन लड़कियों को टारगेट करके, ये शुरू बहुत, जैसा आपने कहा ना, बिनाइन शब्द है ग्रूमिंग, शुरुआत भी इसकी बहुत सॉफ्ट होती है, जिसको हम लवर बॉय या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिनारियो बोला जाता है। उसमें एक स्मार्ट सा लड़का
जो 5-6 साल बड़ा होगा, लेट टीन्स में होगा, अर्ली टीन्स की लड़की को उसके पीछे जाएगा, उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। दोस्ती करने के बाद वो रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ेगा, और इसमें इतना ज़्यादा ये सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड हैं कि ये जल्दी से कुछ नहीं करते। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना उस लड़की के पास जाने की कोशिश करते हैं। और ये लड़के हमेशा आएँगे बहुत फ्लैशी कार्स, बड़ी-बड़ी कार्स लेके आएँगे, महँगी कार। उस समय वहाँ सोसाइटी एक अलग पैटर्न पे चलती है। तो जैसे ही हाई स्कूल में लड़की आती है, तो उसे लगता है कि मेरे पास बहुत फ्रीडम है। उसका मानसिक विकास एडल्ट जैसा नहीं हुआ है, बट उसकी एक रश है कि हाँ, अब मैं एडल्ट जैसे बिहेव कर सकती हूँ, मैं क्लब्स में जा सकती हूँ, मैं अल्कोहल ले सकती हूँ। ये सब लीगली अलाउड नहीं है, बट हम्म। उस उम्र में वो जो जिज्ञासा और वो जो रहता है ना कि कुछ करें, तो और उसका एक बहुत अच्छा मीडियम मिल जाता है। ये लड़के आके इन लड़कियों को रेस्टोरेंट्स में ले जाएँगे, क्लब्स में ले जाएँगे, जो एडल्ट्स ओनली क्लब है, वो एड्रेनलिन रश होता है ना कि हाँ, मैं एक मिनट रुकिए महेश जी। हाँ, जैसे हम जब कॉलेज में जाते हैं, स्कूल से हाँ कॉलेज जी, जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब हम एंजॉय कर सकते हैं, अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो क्या आप उसी तरह की मेंटालिटी की बात कर रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। तो ये हाई स्कूल में आना मतलब ये कि प्री एडल्टहुड माना जाता है यूके में, कि वहाँ तो एक फ्रीडम मिल जाती है। ये तो जब आप छठी क्लास की बात करें तो 11-12 साल की बच्ची होगी वो। हाँ, 7वीं क्लास से हाई स्कूल शुरू होता है वहाँ पे। तो तो और दैट तो इज़ द स्टेप जहाँ से आपको सोशल फ्रीडम मिलने लग जाती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ से लगभग 8-10 साल पहले वहाँ पर इस तरह का उनको फ्रीडम मिल जाता हाँ, 5 साल कहिए कि हमारे यहाँ कॉलेज में बच्चे जाते हैं 16 स 17-18 है। साल। हाँ, 18-19 के ही जाते हैं बच्चे यहाँ पर। हाँ, और और ये इसका अ, दूसरा क्या मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि वहाँ पर छठी 7वीं क्लास की बच्ची पर जो पेरेंटल एक नज़र रखना है, गाइडेंस होती है, जैसी हमारे यहाँ पर अभी भी है, वैसी नहीं होती वहाँ पर? वैसी नहीं होती है और बहुत डिफरेंट है, लेकिन फ्रीडम शुरू हो जाती है कि लड़की को हुँ, शाम को, रात को थोड़ी देर जाने दिया जाएगा। उसको आई मीन शी विल हैव हर लाइफ, वो जो कहते हैं ना माय ओन लाइफ, वो हुँ, स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे 15-16 साल तक बच्चे इंडिपेंडेंट अलग रह के जाके रहने लग जाते हैं, जी। 15-16 साल के बाद में। हुँ, हमारे यहाँ वो सोच भी नहीं सकते। जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती है, हम तो बच्चे को 21-22 साल तक तो छोड़ते ही नहीं हैं। हुँ, वहाँ पे वो 15-16 साल है। और ये जो 11-12 साल वाला टाइम है जब वो हाई स्कूल में जाते हैं, तो उनका अब पहले जूनियर स्कूल तक या इन्फेंट तक माँ-बाप छोड़ने जाते हैं स्कूल। हाई स्कूल से या तो वो बस से जाते हैं या खुद वॉक करके जाते हैं। तो एक हर जगह पे उनको ना एक टच ऑफ फ्रीडम मिलने लग जाता है। हुँ, और यहाँ पे इन लड़कियों को वो टारगेट करते हैं। जब घर हुँ, से स्कूल आते हुए, स्कूल से घर आते हुए, शॉपिंग आर्केड्स में, अ, ये ईटरीज़ पे, ये जितने भी जगह, तो यहाँ जाके ये क्योंकि मैंने एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ग्रूमिंग जो करते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। दे आर वेरी हुँ, सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स। तो अब एक लड़की के पास गए, उससे दोस्ती करी, उसको कार में सैर-सपाटा कराया, उसको खूब रेस्टोरेंट ले गए, गिफ्ट्स दिए, बहुत फ्लैटरी, सामान्य दिखने वाली लड़की को भी कि यू आर सो ब्यूटीफुल। इसको लव बॉम्बिंग सिनेरियो बोला जाता है। हुँ, तो उससे उसकी दोस्ती बढ़ती ही जाती है। तो 3 से 4 महीना वो उस पे काम करते हैं, और उस बीच में लड़की से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कहाँ रहती है, सिबलिंग्स कौन है, माँ-बाप क्या करते हैं, दोस्त कौन है, मतलब। और वो इनोसेंस में चाइल्ड बताता जाता है। एक बार आपने चाइल्ड का कंट्रोल कर लिया, तो वो आपको सब इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। पर 90% ऑफ द गर्ल्स, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ग्रूमिंग में फंसती हैं, उनको अपने बॉयफ्रेंड का पूरा नाम भी नहीं पता होता है, जबकि इन लोगों को उसकी पूरी हिस्ट्री पता होती है। सी दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू आर ट्रैपिंग अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे हुँ, को, मैं छोटा बच्चा ही कहूँगा, 12 साल की बच्ची, हम भारतीय हुँ, संस्कृति में 12 साल की बच्ची छोटी ही बच्ची है हमारे लिए। जी। इनका दृष्टिकोण अलग है, तो इनको उसमें कुछ और नज़र आता है, हमें कुछ नहीं नज़र आता, बेटी ही हुँ, नज़र आती है। तो उसको फँसा के फिर उसके साथ पहला स्टेप उनका होता है मतलब फिज़िकल रिलेशंस बनाना। वो जो लड़का है, वो रिलेशन बनाएगा,
और उसमें स्पाइक ड्रिंक्स का भी बहुत ये हेल्प लेते हैं। उसमें ये सब करने के बाद एक कई बार वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको ना मेंटली एक एक ऐसी स्टेज में ले आते हैं कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, कि आपने एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया। फिर ये काम करते हैं उसके माँ-बाप के साथ संबंधों को तोड़ना, कि तुम्हारे माँ-बाप रेसिस्ट हैं, तुम्हारे माँ-बाप ऐसे हैं, तुम्हारे माँ-बाप तुमको कुछ नहीं दिलाते। देखो मैं सब कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा बाप क्या करता है? कुछ नहीं करता है। और हम्म, वहाँ पे उस तरीके का कल्चर नहीं है जो इन हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। तो लड़कियाँ वो उसमें और ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती है और उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ उसको सोने के लिए बाध्य करता है। वो स्टेप होने के बाद तक वो लड़की ना अपना कंट्रोल खो देती है। वो हेवीली ड्रग एडिक्ट हो चुकी होती है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता वो किसके साथ जा रही है, आ रही है और एक तरीके से उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। तो पहले तो उसको खुद के स्वार्थ के लिए निचोड़ा गया और फिर उसको अपने क्लाइंट्स, कस्टमर के पास भेजा गया। एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है और ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्टेबल मतलब ये कंफर्टेबल तो खैर वर्ड ही गलत है। इसमें पूरा शारीरिक और मानसिक शोषण होता है लड़की का और सबसे बड़ी इसमें दुखदाई स्थिति ये है कि लड़की ये वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि मेरा कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो उसको अपनी लाइफ का पार्ट मान लेती है और सालों साल तक इन क्रिमिनल्स के चंगुल में रहती है। एक बार लड़की आने के बाद 5 से 10 साल इनका कंट्रोल रहता है। तो फुल डोमिनेंस, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द साइकी, एवरीथिंग ऑफ दैट चाइल्ड। हम्म, ये ग्रूमिंग इसको अगर जी। हम इसको तो समझें तो। इसमें इसमें आपने वैसे तो पासिंग एक थोड़ा सा बताया, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो विक्टिम है, जिसे शिकार बनना पड़ता है जिस बच्ची को, उसमें और जो ये क्रिमिनल्स जो ये काम कर रहे हैं, इनकी आयु में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीरज जी, कि ये जैसा मैंने बताया कि ये अर्ली टीन्स जो लड़कियां हैं उनको टारगेट करना शुरू करते हैं। तो अगर आप यूके का पूरा 30 साल का हिस्ट्री देखें, जितने भी केसेस हुए हैं, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो रिपोर्ट्स आउट हैं पब्लिक डोमेन में, तो स्टार्टिंग एज 10 से 11 साल, जो लड़कियां मिनिमम एज 10 से 11 साल, एवरेज एज 13 से 14 साल। मतलब आप हम्म, एवरेज एज देखेंगे 10,000 लड़कियों का तो 13 से 14 साल। हम्म, और ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये प्रीडेटर्स हैं, जो भेड़िए हैं, इनकी आयु एवरेज एज 28 से 29 साल। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की बेटी है उस उम्र से बड़ी, हम्म, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं, इन्हें कोई नैतिकता नहीं। अपनी बेटी से भी छोटी बेटी के बच्ची के साथ ये शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपने भाइयों से शेयर करते हैं, अपने हम्म, दोस्तों से शेयर करते हैं और अपने क्लाइंट से शेयर करते हैं। हम्म। तो तो आयु में बहुत डिफरेंस है कि एक तरफ आपका फुल एडल्ट और एक तरफ हम्म, आपका बच्चा। और इसमें एक और चीज़ है कि यूके में लीगल एज ऑफ कॉन्सेंट, जिसमें लड़की हाँ बोल सकती है रिलेशनशिप बनाने के लिए, इज 16 ईयर्स, 16 साल। तो आप हम्म, 16 साल की लड़की उससे छोटी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो गलती सारी आपकी है, वो लड़की हम्म, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप एडल्ट हैं, एवरेज एज 28 साल है। कई केसेस में जो पहला कांटेक्ट होता है ग्रूमिंग में, वो 20 साल के आसपास का लड़का होता है, 18-20 साल का, क्योंकि वो हम्म, पहला फंसाता है। उसका अपना काम हो गया, वो नेक्स्ट टारगेट पे चला जाता है, लड़की किसी और के कंट्रोल में होती है। और हम्म, ये कई बार ये सिचुएशन सामने आई है और कई बार वो बड़े आयु का लड़का भी उसको अपने वश में कर लेता है, 30-35 साल के लड़के भी, और वो रखते हैं। तो आयु में हम्म। बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस अच्छा, अब जैसे हम यहाँ हमारे देश में जिसे लव जिहाद, वूम जिहाद, रेप जिहाद कहते हैं, है। तो जी, उसमें उसमें भी मैंने देखा है बहुत छोटी बच्चियां, 12 वर्ष की, 13 वर्ष की, उन्हें भी ये लोग ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं उन्हें भी अपने जाल में।
लेकिन ये जो आप बता रहे हैं वहां पर तो, क्योंकि लगभग एवरेज एज ही 13 वर्ष की है, 13-14 वर्ष है, तो वहां पर तो पूरी जो फैमिली है उसको एक मेंटल ट्रॉमा जिसे हम बोलते हैं कि एक बहुत ही डिप्रेशन वाली या बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता होगा। ये बिल्कुल सही बात है नीरज जी। फैमिलीज के लिए तो ये जीता जागता नर्क है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझा, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम्म। उस उन बाप की जगह, उन माँ की जगह, उन पेरेंट्स की जगह हम अपने आप को रखें, तो उस दुख को, उस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। तो ये इतनी छोटी-छोटी लड़कियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि मैंने इस पे अब आज तो बहुत सारी बुक्स जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने लिखी हैं। जिन लोगों ने इस इन इश्यूज पे काम किया है, एक जैन सीनियर करके है, एक चैरिटी बर्नाडोस के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम किया है उसने। तो शी हैज़ मेट हंड्रेड्स ऑफ गर्ल, बहुत सैकड़ों लड़कियों के साथ काम किया है। तो कई बार उसने एक्सप्लेन किया है कि हमारी स्थिति इतनी दुखदाई हो जाती है इसको देख के, कि मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि चार्ली करके एक लड़की है, वो 13 साल की है, वो घर नहीं लौटी। तो उसकी माँ अपने घर के आसपास उसको ढूंढने निकलती है, और उसको उस समय वो देखती है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम जो उससे आयु में बहुत बड़ा है, उसको वो कार में ओरल सेक्स दे रही है। अच्छा। और माँ उस उससे रहा नहीं गया, वो चिल्ला के कार की तरफ दौड़ी कि छोड़ मेरी बेटी को, देख उसकी उम्र देख, वो अभी तो बच्ची है। और वो बच्ची को बाहर फेंकता है और डर के भाग भाग जाता है, वो कि कहाँ इस झगड़े में पड़ना, वो भाग जाता है। वो जो बच्ची है उसे पता भी नहीं कि वो कर क्या रही है, उसको उस उम्र में ही ड्रग्स इतनी दे दी जाती है। वो क्रिसमस का टाइम होता है, अगले दिन वो सुबह उठ के बोलती है कि आज सेंटा क्लॉज को देखने जाना है। आप उसकी मेंटल स्थिति देखिए कि कल उसके साथ क्या हुआ है, और आज सुबह उठ के वो बच्ची सेंटा क्लॉज को मिलने जाना चाहती है। इतने छोटे बच्चे, उससे हम्म। क्या क्या ये करवाते हैं। एक इसमें ब्लैकपूल करके जगह है यूके में, वहाँ का एक बहुत फेमस केस है चार्लिन डाउन्स का। उसकी माँ ने एक बुक लिखी है कि मेरी बच्ची, वो जो चार्लिन है, बहुत छोटी उम्र में इनके चंगुल में फंस गई। वहाँ पे ब्लैकपूल में 2 टेक अवे ऑनर्स हैं। फनी बॉयज करके एक रेस्टोरेंट है, आज भी है वो रेस्टोरेंट, और पिज़्ज़ा सर्व करता है, कबाब सर्व करता है। तो उन लोगों ने उसको 14 साल की उम्र में, मतलब 12-13 साल की उम्र में उसको फंसाया इस ग्रूमिंग के चक्कर में। और नवंबर 2003 को एक दिन वो घर से गई और वापस लौटी ही नहीं। उसकी माँ बाप पुलिस के पास गए कि हमारी बेटी गायब हो गई है। उन्होंने एक दिन तक वेट किया, फिर रिपोर्ट लिखी, और आज 2022 आ गया, 19 साल, अभी तक उसको उसका पता नहीं चला कि मेरी बेटी कहाँ गई। फिर हम्म। फाइनली जब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, तो अ, उसमें 2 सस्पेक्ट आए कि ये फनी बॉयज जो चलाते हैं, 2 लड़के हैं, इनके ऊपर शक है कि इन्होंने किया है। तो एक जॉर्डन का 29 साल का, 29 ईयर्स ओल्ड, आयाद अबातिकी करके एक लड़का है, और दूसरा 50 साल का ईरानियन मोहम्मद रवेशी, उनके ऊपर शक हम्म। हुआ। तो इन्होंने पुलिस ने उनके घर में ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइसेस लगा दी सीक्रेटली, और वहाँ से इनकी 200 से ऊपर रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में गई। और एक 2 रिकॉर्डिंग जो स्पेशल आई है, जिसमें इसने माना है रवेशी ने कि मैंने उसको मारा, गुस्सा आया और मैंने उसको मार दिया। और दूसरे उसमें उन्होंने कहा कि मारने के बाद हमने उसको काटा, उसका मांस छोटे-छोटे टुकड़े जो हम कबाब सेल करते हैं, कस्टमर को खिला दिया। हम्म। She was sold in kebabs to the unnoticing customers। और ये रिकॉर्डिंग जब वहाँ गई तो इसका ट्रांसक्रिप्शन में कुछ क्वालिटी इश्यूज आए। इनके पास इतने अच्छे वकील होते हैं, उन्होंने उस पे इशू उठाए कि इसमें कुछ गड़बड़ है ट्रांसक्रिप्शन में, और हम्म। जूरी बैठी और वो डिसाइड नहीं कर पाई कि अब इसका क्या करना है। तो उन्होंने उनको, दे लेट देम गो। वो दोनों एक दिन भी जेल में नहीं रहे, इतना हम्म। घिनौना अपराध करने के बाद भी वो नहीं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि माँ बाप पे क्या निकलती है, क्या क्या गुजरती है, हम्म। उसकी माँ ने एक पूरा एगनी झेला है 19 साल का।
आज तक झेल रही है कि मेरे हम्म, उसने जाके इनसे मिली भी थी कि मेरे को बता दो मेरी बेटी कहाँ है, उसकी लाश का ही पता बता दो। मानने को तैयार नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। और बाद में जब पुलिस फाइंडिंग और बहुत लंबा चौड़ा इसका रिपोर्ट आया तो पता चला कि 2 ग्रुप्स के बीच में वो 12 साल की एज से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रही थी। एक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग था और एक ये फनी बॉयज़ जॉर्डन और ईरानियन, और इनके हम्म, बीच में एक टसल था कि वो वहाँ क्यों जा रही है और उसको कुछ नहीं पता, वो ग्रूम हो रही है, वो रात को घर भी जा रही है, लेकिन वो दोनों के बीच के झगड़े की वजह से एक दिन गुस्सा आके उसको मार दिया। अब उसका फैमिली पे ये इम्पैक्ट आया कि उसकी एक तो माँ की कंडीशन, आज तक वो उस ट्रॉमा में ही है। उसका जो सिबलिंग था, जो बच्चा उसका जो छोटा भाई था, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उस छोटी उम्र में वो समझ नहीं पाया 8 साल 9 साल की उम्र में कि ये क्या हुआ। वो रात को निकल जाता था, कई बार वहाँ ब्लैकपूल में बीच है, वो पायर है, वहाँ जाके वो मिला है रात को। एक बच्चा तो आपने खोया ही, दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। वो बड़ा हुआ, क्योंकि ये तो केस तो 19 साल चला। वो जब बड़ा हुआ एडल्टहुड में तो एक बार एक शॉपिंग मॉल में मिल गए ये दोनों। तो उस समय तक ये भी एडल्ट 18-19 साल का हो गया था और इसको पता था कि इन्होंने ही मेरी बहन को मारा है। तो हम्म, कुछ कहा सुनी हुई तो उसने उनको मुक्का मार दिया। दोनों को पंच लगा, गिरे वो। क्योंकि वो बहुत रोष में था वो भाई। हम्म, पुलिस आई उसको पकड़ के ले गई। उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हुआ। मतलब फैमिली ने इतना सफ़र किया है। उसकी बहनों का एक बार इसके साथ ऐसे ही कहीं झगड़ा हुआ इन दोनों के साथ कि थप्पड़-वप्पड़ मार दिया था। पूरी फैमिली एक ट्रॉमा में रहती है। और अंत में क्या हुआ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि इनको कुछ कंपनसेशन मिलता है। वहाँ पे एक व्यवस्था है। चार्लिन की माँ को मिला 5,500 पाउंड, उसके पिताजी को मिला 5,500 पाउंड, दोनों को 11,000 मिला के। और इन दोनों को सेपरेटली 250,000, 2,50,000 पाउंड। ये व्यवस्था है, इस पे हंसें रोएं क्या करें कि तुमने हम्म। अपनी बेटियों के कातिलों को प्राइज दिया है। उन्होंने अपने 2200। 2,50,000 पाउंड, नहीं, जो माँ बाप है उनको केवल 2200 पाउंड मिले हैं। 11,000 पाउंड, 5,500 माँ को, 5,500 बाप को, ग्यारह 11,000 हजार और उन्हें 5 लाख, उनको 5 लाख पाउंड। उनको 5 लाख पाउंड। ये हम्म, क्रिमिनल, और वो एक दिन भी जेल में नहीं रहे। ये उसकी पूरी एगनी, आप उसके बुक को अगर आप पढ़ें, उसका जो अकाउंट उसने दिया है, दिन दिन करके गले हैं, दिन दिन करके मरे हैं। वो न जी पाए न मर पाए, हम्म, क्योंकि उसकी एक आस थी कि मेरी बेटी कभी तो आ जाएगी। जिस दरवाजे पे वो कई घंटों खिड़की पे बैठी रही, जिस विंडो से उसने जहाज लास्ट जाते हुए देखा था, वहीं उसने सालों साल तक उसके रूम को भी चेंज नहीं किया। उसका वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो होते हैं सब वैसा पड़ा था कि इसमें मेरी चार्लिन दिखती है मुझे। एक माँ का जो हृदय होता है वो माँ ही समझ सकती है। हम्म, उसका अपने हस्बैंड से रिलेशन स्पॉइल हुआ। उसकी जो नानी थी चार्लिन की, वो भी बहुत संताप में उसकी डेथ हुई। 15-15 साल तक ये सर्च चलता रहा। आज भी $1 लाख, 1 लाख पाउंड का इनाम है उसके, कोई वेयर अबाउट्स बता दे चार्लिन का, तो नहीं पता चला। कैसी अगनी है कि आपको लाश तक नहीं मिली। हम्म, अभी ये एक केस, दूसरा केस अभी अभी आप 5 दिन पुराना ब्रिटेन का अगर न्यूज़ देखें तो टेलफोर्ड करके एक टाउन है हम्म, ब्रिटेन में, वहाँ पे इंक्वायरी बैठी थी आज से 3 साल पहले। ये हर टाउन में ऐसा ही, रॉदरम में 2014 में 2 इंक्वायरीज बैठी थी। अ, ये दूसरे कई टाउन्स में ये इंक्वायरीज बैठी है। तो अभी ये टेलफोर्ड में इंक्वायरी का रिजल्ट आया 4 दिन पहले। उसमें इन्होंने माना कि कम से कम 1,000 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है 20 सालों में। छोटे छोटे से टाउन है, उनकी पॉपुलेशन ही क्या है, 1 लाख 1.5 लाख, उसमें 1,000 लड़कियों का शोषण। ये कोई, और ये 1,000 वो हैं जिनको ये ढूंढ पाए, उनको ये हम्म, रिकॉर्ड कर पाए। कितनी लड़कियां तो सामने ही नहीं आई। 20 साल पुराने में वो खुद अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ गई है। तो उसमें एक बहुत फेमस केस है लूसी लॉ लॉ करके। मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ क्या स्क्रीन, नीरज जी? जी जी, हाँ जी, कर सकते हैं। इसमें एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आएगा। हम्म, तो मैं कोशिश करता हूँ।
share slide, okay, share screen, ठीक है, share। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी, मैं ऐड ये करता हूँ। जी। हाँ, ये जो लड़की जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका नाम लूसी लोव था और टेलफोर्ड में। तो 14 साल की लड़की, इसको एक पाकिस्तानी मुस्लिम, उसने इसको ग्रूमिंग में, इस छोटी सी लड़की को, ये उसका 14 साल की उम्र का फोटो है जब ये उसके शिकंजे में आई थी। 14 से पहले ही आ गई थी, 14 साल की उम्र में तो ये प्रेग्नेंट होके इसने फर्स्ट बेबी को, इसका पहली प्रेगनेंसी, मतलब पहला बच्चा हो गया 14 साल की उम्र में। हम्म। और 16 साल की उम्र में ये फिर से प्रेग्नेंट थी। तो जब ये प्रेग्नेंट थी तब इसने रजिस्ट करना शुरू किया अपने अब्यूसर को कि भाई तू मुझे बोला कि शादी करूंगा, मेरे एक बच्चा ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा मेरे पेट में है, कब शादी करेगा, कब तेरी फैमिली से मिलवाएगा। वो हम्म। झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि उसने एक दिन रात को इनके घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी। हम्म। तो ये जो लूसी है, ये और इसकी बहन और इसकी माँ, तीनों जिंदा जल के मर गए, तीनों वहीं उसी आग में मर गए। ये टेलफोर्ड की घटना है। और इसकी जो बेटी थी उस समय 16 महीने की थी, ये उसका फोटो है आज, ये ऐसी दिखती है, तस्नीम लो। तो वो जो जिसने आग लगाई थी, जो पाकिस्तानी मुस्लिम, मोहम्मद करके उसका कुछ नाम था, उसने इसको हम। कंबल कंबल में लपेट के घर के बाहर फेंक दिया था। तो जब पुलिस अगले दिन गई, जब आग लगने के बाद वहाँ पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची, तो ये रोते हुए 16 महीने की बच्ची वहाँ मिली। तो इस बच्ची की माँ, मासी और नानी तीनों जल के मर गए। और जो नाना जी थे इसके, वो किसी तरीके से बच गए, भागने में सफल हुए, उनकी जान बच गई। और उन्होंने इसको पूरा पाल पोस के बड़ा किया है। उस व्यक्ति का आप देखिए उसकी साइकोलॉजी क्या रही होगी। तो इसने अभी हम्म। रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, इसने बोला कि मैं जब बड़ी हुई, मेरे नाना जी ने मुझे बहुत प्यार से रखा, मेरा बहुत ध्यान रखा, बट मेरे मन में एक हमेशा क्यूरियोसिटी रही कि ये व्यक्ति कभी हंसता क्यों नहीं है, ये कभी नहीं हम्म। हंसता है, किसी चीज में ये खुशी नहीं होता है, क्या इसके साथ इशू है। इसे नहीं पता था कि नाना जी ने क्या देखा है, क्या उसने भोगा है। फिर ये बड़ी हुई, जब ये, अब आज ये 19 साल की है, तो बड़ी हुई और उस क्यूरियोसिटी के बाद इसने परमिशन लेके, इसको पता चला कि इसका जो बाप है वो जेल में है, और ये वजह है कि नाना जी क्यों कभी खुश नहीं हो पाते। क्या खुश होगा जिसकी पत्नी, दो बेटियां जल के मर गई, एक छोटी बच्ची को उसको रखना है। तो ये अपने बाप से मिलने गई जेल में। तो इसने बताया कि इस व्यक्ति को 1% का रिमोर्स नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, उसको किसी बात का कोई प्रायश्चित नहीं है, जीरो। ये इस हम्म। तरीके के वहशी हैं, इस तरीके से इन्होंने परिवार पूरे बर्बाद कर दिए। ये ऐसे देखने तो लगता है ये माँ होगी वो बेटी होगी, बट ये आज का फोटो है, ये उस समय का है जब वो 14 साल की थी। ये मैंने पहले वाली जो बताई थी चार्लिन, उसकी माँ है, कि एक हम्म। सालों साल से कोई बॉडी नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं, कोई आंसर नहीं। ये चार्लिन जब वो गायब हुई थी 2003 में। मैं स्टॉप करता हूँ शेयर। जी। जी। तो इसमें हम एक बार बार एक जुमला सुना करते हैं कि क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता या उसकी कोई प्रोफाइलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आपने ये बातें बताई तो एक चीज निकल के आती है कि एक ही कम्युनिटी है कि उनके लोग इस क्रिमिनल माइंडसेट के हैं जो ये काम करते हैं। तो ये हम जो बार बार सुनते हैं कि क्रिमिनल का तो कोई मजहब नहीं होता, इसको हम कैसे इससे बताएं? बड़ा
घटिया मजाक एक सभ्य समाज के साथ हो ही नहीं सकता। अब आप इसी ग्रूमिंग का ले लीजिए, और इसमें क्या है ना, जैसे ही आपने मुंह खोला आपको इस्लामोफोब बोल दिया जाएगा कि हम्म। आप जैसे आप इस्लाम के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। अरे हम क्यों कर रहे हैं? हमें हमें क्या करना है इस्लाम से? हम क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, अगर वो क्रिमिनल इस्लाम से आते हैं तो कहीं वहाँ गड़बड़ है ना, वो देखें, वो इंट्रोस्पेक्ट करें। आप हम्म। ग्रूमिंग गैंग का आप जितने कन्विक्शन हुए हैं, आप छोड़ दीजिए जिनके ऊपर एक्यूजेशन है, सब इनोसेंट मान लीजिए। आप तो एक करिए 2010 से आज 2022 तक कन्विक्शन हुए उनका लिस्ट उठा लीजिए, और उस लिस्ट को आप देखिए, मैंने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में मोर देन 90% आर मुस्लिम्स। अभी अब क्या मैं और आप जिम्मेदार हैं ये बोलने के लिए? हम्म। है ना, वो इसमें इन्वॉल्व है। वो डेटा बोलता है, कन्विक्शन जहां कोर्ट ने माना, कोर्ट ने सजा दी, उसमें 90% मुस्लिम है। और इसमें दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारा पड़ोसी कभी हमें छोड़ता नहीं है, हम्म। पाकिस्तानी मुस्लिम। उस 90% में 90% आर पाकिस्तानी मुस्लिम। ओके, तो इसमें ये भी ये तो हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो ऐसी हो कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वही 90% मुस्लिम्स की है, तो जो क्रिमिनल डेटा होगा उसमें भी वही रिफ्लेक्ट होगा। नहीं नहीं जी, मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन ब्रिटेन में 4 से 5% है, हम्म। मैक्सिमम तो पाँच मतलब प्रतिशत 4 से वो 5%। कम्युनिटी जो 4 से 5% है पूरी पॉपुलेशन का, ग्रूमिंग गैंग्स में ये बच्चियों के रेप करने में और उनका धंधा करने में ये 90% है। 90% है। हम्म। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि 90% मुस्लिम, उसमें फिर 90% पाकिस्तानी मुस्लिम। हम्म। आप एक भी केस ऐसा नहीं बता पाएंगे जिसमें किसी मुस्लिम गर्ल का नॉन मुस्लिम ने ग्रूमिंग किया हो। देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द एथनिसिटी ऑफ द हम्म। विक्टिम्स एंड एथनिसिटी ऑफ द परपिट्रेटर्स। जो विक्टिम्स हैं आज जो आपको मिलते हैं, मैक्सिमम वाइट ब्रिटिश गर्ल्स। ये उल्टा रेसिज्म हो रहा है उनके साथ, अपने ही हम्म। देश में उनका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इसमें और कम्युनिटीज़ भी विक्टिम्स हैं, हिंदू लड़कियों के साथ भी हुआ है, सिख लड़कियों के साथ भी बहुत हद तक हुआ है। तो हाँ, नॉन ये मुझे मुस्लिम याद। जी। गर्ल्स ये आर द मेरे टारगेट। पास एक ये है हमारे पास पैम्फलेट जो ये वहाँ सर्कुलेट किया गया था। ये आपने बहुत अच्छी चीज़, ये जो इनका जो प्रो कैलिफेट ग्रुप है, जी। उन्होंने ये 2000 के आसपास इन्होंने ये पैम्पलेट बांटे थे, जिसमें इन्होंने अपील करी थी मुस्लिम यूथ से कि जाओ और नॉन मुस्लिम गर्ल्स को इसमें फंसाओ, ट्रैप देम। ये कई जगह सर्कुलर बटा है वहाँ पे, हम्म। और ये पुलिस के हाथ लगा। ये बर्मिंघम हम्म। में कई जगह, ये बर्मिंघम एक बहुत बड़ा टाउन है, अच्छा मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन है, अच्छे परसेंटेज है वहाँ पे मुस्लिम्स का। वहाँ पे ये बहुत, ये और ओपनली अपील करी कि आप फंसाइए, उसमें हम्म। आपको यू विल डू गुड टू दी आवर मैचअप, जो भी बोला जाए दीन इनका। दीन का हाँ, काम कर रहे हो। दीन का काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं इसमें। कहीं कहीं रिफ्लेक्शन नहीं आता है कि किन बच्चों की, उनकी उम्र कभी तो देखना चाहेंगे हम कि 13-14 साल की मासूम बच्चियां हैं। वो हमारी नहीं है तो क्या हुआ, किसी की भी हो, बच्ची तो बच्ची हम्म। है, बेटी है। हम्म। जी। एक जो मैं आपका वो सुन रहा था जिस समय टॉक जो आपने ये इंग्लैंड वाला सारा वो बताया था, तो इसमें एक तो ये कि ब्रिटेन का कौन सा एरिया है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है बर्मिंघम जैसे आप बोल रहे हैं वहां पर है, या ज्यादा वाइड स्प्रेड है ये? पूरा कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री। मैंने उस टॉक में बताया था 2015 तक का डेटा जो मैंने कंपाइल किया था, उसमें 28 टाउन्स हैं बड़े बड़े जहाँ पे ग्रूमिंग कन्विक्शन हो चुके हैं। तो इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपके टाउन में नहीं मिलता है कोई ग्रूमिंग का केस, तो इसका मतलब आप ठीक से देख नहीं रहे हो। इट इज़ हम्म। सो वाइड स्प्रेड पूरे ब्रिटेन में, हर जगह, हर टाउन में। और जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा केसेस हैं। आप हम्म। देख लीजिए, ब्रेडफोर्ड से शुरू हुआ ये काम, वेस्ट मिडलैंड्स, बर्मिंघम,
टेलफोर्ड, लंदन, ऑक्सफोर्ड, रोदरहम, रॉचडेल, पीटरबरा, प्रेस्टन, अब गिनते जाइए, हर टाउन में हजारों हजारों केस। आप जब पहली बार ये केस पता चला, क्योंकि ये केस चल तो बहुत टाइम से रहे हैं, आप इसका ग्रूमिंग का अगर हिस्ट्री में जाएंगे, कब शुरू हुआ ये 1985 के आसपास, और सबसे पहले सिख लड़कियों को इन्होंने उसमें ट्रैप किया। और हम्म, सिख सोसाइटी एक बार अचंभित रह गई कि हमारी लड़कियां किन के चक्करों में फंस रही है, ये हो क्या रहा है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। बट दे आर क्विक टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने डेटा कलेक्ट किए, पुलिस से कांटेक्ट किया, अथॉरिटीज के पास गए। जब उनको ये समझ में आया कि अथॉरिटीज तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में डरती है। 2001 में ब्रैडफोर्ड में इन्होंने रेशियल दंगा किया था, स्ट्रीट वायलेंस। उसका डर ऐसा बैठा है पुलिस में कि आज भी डरती है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में इनके एरियाज में। तो फिर सिख सोसाइटी, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, सिख अवेयरनेस सोसाइटी। मोहन सिंह जी, सरदार मोहन सिंह जी आज भी काम करते हैं, एक्सेप्शनली गुड ह्यूमन बीइंग। हम्म, जाते हैं, मिलते हैं, माँ बाप को भी समझाते हैं, बच्चियों को भी समझाते हैं, जो जाने से भी रोकते हैं और जो चली गई उनको लेके भी आते हैं। तो हम्म, सिख वहां से शुरू हुआ। उस समय पता चला कि इनका टारगेट है सिख गर्ल्स और हिंदू गर्ल्स, हम्म, और फिर आगे जाके ये वाइट ब्रिटिश गर्ल्स के ऊपर पूरा फोकस हो गया। तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक हैं रोदरम से, उन्होंने जब ये इशू पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं इसके स्कोप नंबर को 1 मिलियन 10 लाख लड़कियों का आ, ये हुआ है पिछले 30 सालों में हम्म, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। वो नंबर थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है देखने में, बट हम जैसे रोथरम इंक्वायरी की बात करें तो कैसी रिपोर्ट जब आई थी 2014 में, तो 2000 लड़कियां तो उन्होंने आइडेंटिफाइड करी थी। ऑक्सफोर्ड की जब इंक्वायरी आई थी 300 लड़कियां आइडेंटिफाई हुई थी। हम्म, फिर टेलफोर्ड की कल आई, इसी वीक आई है, 1000 लड़कियां उन्होंने मानी। हम्म, ओल्डेम की आई थी, उसमें 1000 लड़कियां। तो ये कुछ इंक्वायरियां तो आपके सामने सामने, जो डेटा गवर्नमेंट के एजेंसीज के डेटा हैं 10,000 तो आप इसको थोड़ा हम्म, सा भी इसको थोड़ा सिंपल अर्थमेटिक करें तो मिनिमम 1 लाख लड़कियां। हम्म, क्या होता है 1 लाख लड़कियां? रोदरम टाउन कितना है, उसकी पॉपुलेशन है 2,50,000, और उसमें हम्म, लड़कियां कितनी ग्रूम हुई? 2,000 जो आइडेंटिफाइड हुई हैं 20-30 सालों के बीच में। पूरा जनरेशन्स आपने सेक्रीफाइस कर दिया, किनको बचाने के लिए आपने? क्रिमिनल्स को। इतना बड़ा स्कोप पे ये, मतलब दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। आपने अपने ऑनर, अपनी बेटियां बेटियां मतलब आपका ऑनर, उसके साथ आपने समझौता किया क्योंकि आप डरते हम्म, थे कम्युनिटी के खिलाफ एक्शन लेने में। हम इस पे बात करते हैं आपकी क्या वजह रही और ये सब, लेकिन जी। हाँ, ये इसका स्कोप हम्म, जो देखा जाए तो इस लेवल तक है कि मिनिमम 1 लाख लड़कियां 30 सालों में इसको, और ये मतलब कुछ रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में डिस्कस हुई हैं ये नंबर्स। हम्म, इनके पुलिस का जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ ने बोला कि एट ए टाइम ब्रिटेन में 10,000 लड़कियां रहती हैं इसके ग्रूमिंग गैंग्स के चक्कर में, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक लड़की आती है 5 से 10 साल तक रहती है इनके शिकंजे में, वो निकलती है, नई लड़कियां फंसा, ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। हम्म। और उन लड़कियों के साथ इतना सब कुछ होता है, एक एक रात में उनको, इसका इसका बिजनेस एंगल भी है नीरज जी, मैं क्योंकि वही जब आप, पूछने लगा था आपसे। हाँ, इनका जब अपना फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, अपने भाइयों के साथ शेयर कर लिया, फैमिली के साथ कर लिया, वो फर्स्ट लेवल सब हो गया। उसके बाद तो भाई पैसा कमाना है। ये अनएम्प्लॉयबल यूथ है पूरा, नोटोरियस। इनको कहीं ढंग का जॉब नहीं मिलेगा। इनका इनको आप दूसरे थेफ्ट करेंगे या कुछ छोटे मोटे अपराध करेंगे तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप बच्चे को फंसा लेते हैं साइकोलॉजिकली, उसको मानसिक दास्ता में ले आते हैं और उसके साथ ये सब काम करते हैं। आपको इम्प्यूनिटी मिला हुआ है, कोई नहीं फंसते। आप हम्म, भाग गए, कई लोग पाकिस्तान भाग गए, कई लोग अब ढूंढना ही मुश्किल है। उनकी एज 30 से 60 साल हो चुकी है कईयों की। अब उनको जेल में डाल के भी कितना जस्टिस आप दिला पाएंगे? हम्म, तो तो इसका जो रफ डेटा अप्रोक्सीमेट बोलता है कि एक कस्टमर के पास भेजते हैं तो 100 से 200 पाउंड ये कमाते हैं।
एक बच्ची का, 13-14 साल की बच्ची का। और एक रात में ये इतनी नृशंसतापूर्वक उसको जैसे कन्वेयर बेल्ट पे लगा के घुमाते हैं ना, एक कस्टमर के साथ खत्म हुआ, दूसरे कस्टमर के पास भेजा, दूसरे के पास, एक-एक रात में वो बच्चियाँ अपने ड्रग्ड कंडीशन में 8-8, 9-9 के पास जाती हैं। उनका पूरी आत्मा मर जाती है। उनका शरीर तो कब कई साथ छोड़ चुका होता है। वो अपने आप को पहचानने से इनकार कर देती है। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो दे आर पीस ऑफ मीट। एक इनके जैक स्ट्रॉ करके एक पार्लियामेंट में रहे हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि दीज गर्ल्स आर सीन एज पीस ऑफ मीट, ईजी मीट, कुछ नहीं, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। इन परपिट्रेटर्स के लिए वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। आप 14 साल की लड़की को 8 बार रात में भेजते हैं, एक-एक रात का 1-1 हज़ार पाउंड तक ये कमा लेते हैं। एक साल में 200 से 300,000, 200 टू 300, 2 से 3 लाख पाउंड एक लड़की का कमाते हैं। रफ एस्टिमेट, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 500 मिलियन पाउंड पर ईयर दिस बिजनेस। और इन्हीं की कम्युनिटी की एक रिपोर्टर है, इसका आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा वो इंटरव्यू, काफ़ी फेमस इंटरव्यू है कि उसने बहुत कोशिश करके जैसे तैसे वो इन ग्रूमर्स के पास पहुंची, उनसे पूछा कि क्यों छोटी बच्चियों, मैं भी मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो, क्यों छोटी बच्चियाँ? तो बोलते हैं कि हम चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, कार चुराएंगे पकड़े जाएंगे, इनको तो हम पकड़े ही नहीं जाते हैं। और बहुत बेशर्मी से बोलते हैं एवरी होल इज अ गोल। आप क्या सभी बोलते समाज, हैं? एवरी होल इज अ गोल। आप बोलने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। हम एक समाज में रहते हैं, हमारा बेटियों के प्रति एक दृष्टिकोण होता है, ये इनका दृष्टिकोण है। तो ये स्कोप है इसका, बिजनेस एंगल अच्छा, बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है। आपको फिजिकली आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपकी जो दुर्भावनाएं हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, आप अपने सारी फैमिली भाइयों सबको ऑब्लाइज कर रहे हो। कितने ही केसेस देख लीजिए आप, पूरा 4 भाई मिल के पकड़े गए हैं, 2 भाई मिल, मामा भतीजा पकड़ा गया, चाचा भतीजा पकड़ा गया। हाँ, हाँ, फैमिली बिजनेस है ये, कम्युनिटी सपोर्ट से। कोई शर्म होती है? अगर आपके कहीं थोड़ा-सा मॉरल वैल्यूज़ हैं और शर्म है, तो आपका मतलब अगर फैमिली वाले को पता चले हमारे समाज में, तो वो सबसे पहले पकड़ के पुलिस में ले जाएगा। एक केस हुआ है, इसमें ग्रूमिंग गैंग में ये पकड़े गए थे, हेडफोर्डशायर एक और काउंटी है, एक सिख लड़का था उसमें, वो भी इनके साथ, क्योंकि अब इतनी गंदगी में कभी-कभी तो ब्रिटिशर्स, सिख्स, हिंदूज़, कोई एक आध नाम इधर-उधर से आ ही जाता है। ये क्वेश्चन तो पूछा किसी ने कि someone on Twitter said Hindus and Sikhs are also doing it. Any examples? What are Britishers saying about it? Is there any awareness about it? सी आपको 90% से ऊपर कौन कर रहा है वो मैं आंसर दे चुका हूँ। अब उस उनके साथ आने से कोई एक आध एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वो हैं। वो डेटा में आप देखोगे तो एक आध सिख नाम, एक आध हिंदू नाम, एक थोड़े से ब्रिटिश क्रिश्चियन, इनके नाम भी आते हैं। बट वो बहुत कम परसेंट हैं। 90% क्राइम इज कमिटेड बाय 1% कम्युनिटी। वो 1% मैन है, वो कर रहे हैं 95% क्राइम। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जब सिख उस लड़के का नाम आया तो उस समय बहुत उसके लिए ये अफवाह ये उड़ी थी, रूमर्स की उसने क्या है ना कि इस्लाम अपना लिया है और वो अब सिख नहीं रहा है, और ये उसकी कम्युनिटी सामने आई, सिख कम्युनिटी के, नहीं इसने नहीं अपनाया है, ये सिख अभी भी हमारे साथ है, सिख कम्युनिटी के साथ, और इसको पकड़ के ऐसी सजा दो कि एक एग्जाम्पल सेट हो। कोई उसके बचाव में नहीं आया। उन्होंने उसको कहा कि इसको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो किसी की बेटी के साथ ऐसा देखने। ये एक समाज का रिस्पॉन्स होता है। आप दूसरी तरफ देखिए, बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, बड़े से बड़े वकील लगाएँगे, सब मिल के लड़कियों को धमकाएँगे। कम्युनिटी सपोर्ट का एक मतलब कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपको जैसे मैंने एक केस देखा था कि जिसमें थोड़ा पुराना केस है, एक इनका मुस्लिम पाकिस्तानी पकड़ा गया, उसकी रिलेटिव गवर्नमेंट एजेंसी में काम करती थी।
उसने 60 बार उस कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस को एक्सेस किया और विक्टिम्स, उनके एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, सब डेटा निकाल के इनको दिया। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। और अच्छा। क्यों दिया? क्योंकि ये धमकाते हैं, डराते हैं, मारपीट करते हैं, फैमिली को मारने की धमकी देते हैं। तो नंबर, एड्रेसेस सब निकलवाए, वो पास किया, वो पकड़ा गई, उसको खुद को भी जेल हुई। पर कम्युनिटी सपोर्ट फॉर सच एक्टिविटीज, कम्युनिटी शुड इंट्रोस्पेक्ट कि आप हम्म। होस्ट कंट्री में जाते हैं, किसी कंट्री में, आप भारतीय कम्युनिटी का देखिए, हमारे इंडियंस भी जाते हैं, 2% 2.5% हमारा पॉपुलेशन है। आपका इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन 10% से ऊपर है। हर पॉजिटिव साइड में एक कंट्रीब्यूशन है। आप वही पाकिस्तानियों का देखिए। इसमें कोई मैं दुर्भावना से नहीं बोल रहा हूँ, जो डेटा है वो है। 4% होने के बाद जेल का परसेंटेज प्रिजन में 16% पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी में से। मुस्लिम कम्युनिटी 4% है, 16% वो जेल में है। हिंदू कम्युनिटी हम्म। 2% है, 0% है जेल में। ऐसे इतने छोटे केसेस हैं कि वो परसेंट भी नहीं गिना जाता उसका। ये डिफरेंस है। तो हम्म। जी। अच्छा, इसमें मोटिवेशन क्या है इनका? पैसा है, सेक्स है, क्या मोटिवेशन है इनका? दोनों है, दोनों है कि आपका खुद, इनका खुद का जो ये सेक्सुअल जो है, इनकी दुर्भावनाएं, वो पूरी हम्म। होती है। आप एक काफिर की लड़की को एक्सप्लॉइट करते हो तो आपका कोई ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं। वो तो हम्म। है ही नहीं आपके लिए, ह्यूमन बीइंग है ही नहीं वो आपके लिए। हम्म। आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे हो उनके लिए तो। हम्म। और फिर आप इसको, इस बिजनेस में, बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है। आप मिलियंस ऑफ पाउंड कमा रहे हो, एक एक लड़की से आप इतना कमा रहे हो। 200 दो लाख पाउंड साल का, कोई हिसाब ही नहीं है इसका। और हम्म। आप पकड़े भी नहीं जा रहे। हम्म। हम जब इस तरह का केस सुनते हैं तो एक आम परसेप्शन क्या है कि वेस्ट में, वेस्ट का मतलब हो गया यूरोप, अमेरिका और कनाडा, यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अच्छे से काम करती हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स की एक बड़ी अच्छी वैल्यू मानी जाती है। तो भारत में होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जुडिशरी है, किस तरह की पुलिस, हम सब देख रहे हैं। लेकिन वहां पर एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब कम से कम परसेप्शन ऐसे कि वहां नहीं होता होगा। तो इतना घटिया खेल 30-40 साल से, इतने डिकेड्स से कैसे चल गया? ये, इसको मैं बोलूँगा नीरज जी, एक सिस्टमैटिक फेलियर है जिसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। टीचर्स, स्कूल टीचर्स, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो अभिभावक के रूप में हैं टीचर्स, कि भाई अब आप हमारे संरक्षण में हो, अब विद्यार्जन करने आए हो, आपकी सुरक्षा, आपका संरक्षण हमारा है। लेकिन इन टीचर्स ने कभी ये इस पे ध्यान नहीं दिया कि बच्ची गायब हो रही है क्लास से, 10-10 दिन अटेंड नहीं कर रही है, जब आती है तो बहुत कंप्रोमाइज स्टेट में है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, उसका हुलिया, उसका हाव भाव, उसका नशे की हर प्रवृत्ति उसमें नजर आ रही है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके घर से बच्चा गायब है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे एज ए पेरेंट? पता करेंगे, पुलिस में जाएंगे, अथॉरिटीज को, मतलब आप उसके लिए एक्शन लेंगे। ये लोको पेरेंटिस बोला जाता है, एक टर्म है इनके लिए, इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स। इन्होंने कभी बॉदर नहीं किया कि हम इन लड़कियों को रिपोर्ट करें पुलिस को, माँ बाप को बताएं, अथॉरिटीज को बताएं, हेल्प लें। दे वर अनफिट फॉर लोको पेरेंटिस। आंख मूंद के उनके स्कूल के गेट पे बाहर क्या हो रहा है उससे कंप्लीट इन्होंने, मतलब इनडिफरेंट एटीट्यूड था इनका। ये टीचर्स एसोसिएशन है इनका, एक नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स, वो फंड करती है यूनाइटेड अगेंस्ट फेसिज्म, एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन है लेफ्ट ओरिएंटेड। एक वहाँ पे मूवी आया था, एक इन्होंने एक अवेयरनेस पिक्चर गवर्नमेंट फंड से, माय डेंजरस लवर बॉय करके 20-25 मिनट का मूवी है, जिसमें एक बच्ची का बताया कि एक पाकिस्तानी लड़का आता है और वो उसको इस ग्रूमिंग में फंसाता है और उसको सेक्स ट्रेड में डालता है। एजुकेशनल मूवी है। इस टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिवली उसका अपोज किया कि ये नहीं दिखाना है, इससे हर्ट होगा कोई कम्युनिटी। इनको पड़ी नहीं थी कि बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है।
हमेशा इस तरीके का हाइपोक्रेसी। तो ये टीचर्स सबसे बड़े पहले दोषी। दूसरा दोष पुलिस का जाता है। उन्होंने एक ब्लाइंड आई, उनको मतलब देखना ही नहीं है हमको इस तरफ, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि 2001 में इन्होंने राइट्स किए थे। इस कम्युनिटी को अगर हमने ऑफेंड किया तो वो स्ट्रीट राइट्स करेंगे। कहाँ गया आपका पुरुषार्थ? आप तो रक्षा के लिए लगाए गए ना। गवर्नमेंट आपको क्यों क्यों नौकरी देती है? आपका काम है। सब मैं फिर कह रहा हूँ नीरज जी, कई एक्सेप्शंस भी हैं, लोगों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। रोजम के केसेस में मैंने देखा कुछ पुलिस वालों ने मतलब गो बियॉन्ड देयर मतलब देयर लिमिट्स टू सेव गर्ल्स। बट मैं एक जनरलाइज जो व्यू पॉइंट आता है वो बता रहा हूँ। एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो एक मदर, जैसे मैं आपको बताऊं, उसने अपनी बेटी का ग्रूमिंग होते हुए माँ बाप के ऊपर बहुत बुरा निकलता है। वो जब देखते हैं मेरी बेटी जा रही है, उसका सेक्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो एक माँ ने अपनी बच्ची के फ़ोन से 177 पाकिस्तानी मैन, उनके नंबर निकाले, उनके नाम और नंबर कंपाइल करके पुलिस को दिए। पुलिस क्या बोलती है कि दिस इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट्स। या आपने बेटी का फ़ोन क्यों देखा उसको बिना बताए, और आपने उसके फ़ोन से ये नंबर क्यों नोट किए? यू आर एट फॉल्ट। आपकी बेटी के साथ जो हो रहा है वो बाद में देखेंगे। दिस इज हाउ पुलिस एटीट्यूड। ये जेसिका करके एक लड़की है, उसका एक केस है, बहुत तकलीफ देता है वो सुनते हैं तो। 14 साल की उम्र में वो पूरे तरीके से इनके गिरफ्त में आ चुकी थी, ग्रूमर्स, पाकिस्तानी ग्रूमर्स। वो उसको इतना परेशान किया उसको कि उसके पिताजी ने अंततः हार मान के उनको उसको केयर होम में डाल दिया कि कम से कम मेरे घर से दूर रहेगी, हो सकता है एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे, तो वो बची रहेगी। तो वहाँ भी उसका पीछा करके उसके पास पहुँच गए। वो 25 साल का था, ये बेटी 16 साल की थी। वहाँ केयर होम से भी उसको उठा के ले गया। वो बच्चा पूरा मतलब वो साइकोलॉजिकली कंडीशन है, वो चला जाता है। वो जब उसके पिताजी को पता चला तो उसने कहा मैं ढूंढता हूँ मेरी बेटी को, ये अथॉरिटीज़ तो ढूंढती रहेंगी, पुलिस ढूंढती रहेगी, मैं जाके ढूंढता हूँ, मुझे पता है ये सब कहाँ रहते हैं। तो वो गया उनके टेरेस हाउस, उसको पता था कि ये कहाँ लेके गए होंगे। तो उसने वहाँ जब दरवाजे पे उसने नॉक किया तो वो खोले नहीं, दरवाज़ा नहीं खोले उन्होंने। तो वो गुस्से में उसने थोड़ी गालियाँ दी कि अरे खोलो, मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? तो उनके जो नेबर्स थे, सारा कम्युनिटी के नेबर्स, पुलिस को फ़ोन किया कि एक गोरा आ गया है, वो रेशियल अब्यूज़ कर रहा है। पुलिस आई, पुलिस ने फोर्सफुली वो दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो लड़की अर्धनग्न स्थिति में मिली, पूरी नशे के हालत में, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, एक बेड पे पड़ी हुई है। एक लड़का अपनी पैंट पहन रहा है और उस रूम में 12 और लड़के थे, 13 लड़के एक 14 साल की लड़की के साथ एक रूम में ये कर रहे हैं। और लड़की को भी एकदम सकपका गई कि बाप भी आ गया, पुलिस भी आ गई, वो नशे में भी थी। पुलिस ने क्या किया, बाप और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाप को इसलिए किया कि तुमने रेसिज्म का चार्ज लग गया, और बेटी को इसलिए किया कि तुम नशे की हालत में पुलिस वालों से तुमने गाली गलौज किया। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई? तेरा वो लड़के क्या कर रहे हैं उनसे पूछते, तुम क्या कर रहे हो इस छोटे बच्चे के साथ? उन 13 लड़कों का कुछ नहीं किया पुलिस ने। ये एटीट्यूड है पुलिस का। तो इस तरीके के ये एपिसोड्स हुए हैं। उसके बाद आप पुलिस के बाद आप जाएं जुडिशियल सिस्टम, उसका एक अलग ही लेवल है कि जुडिशियल सिस्टम इतना लो कन्विक्शन हुआ है कि आप 2010 तक हार्डली 30-35 केस थे जिसमें कन्विक्शन आया। ये चल रहा है ग्रूमिंग 1985 से। 10 के बाद इसमें थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है। तो इतना लो कन्विक्शन था कि मोरल ही डाउन हो जाए। पुलिस वालों का या किसी भी एजेंसी का मोरल अब कब रहता है मोरल? जब उनको पता चले कि हमारी मेहनत की वजह से क्रिमिनल्स को सजा मिल रही है। जब उनको पता है कि कोई कन्विक्शन है ही नहीं, ना के बराबर रेट है, तो वो मॉरली डाउन हो जाते हैं। अब इसमें एक केस है ओल्डहम का, सामन था, उसने अभी 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 रिसेंटली एक बुक लिखी है। वो सर्वाइवर, बिल्कुल ब्रेव गर्ल सामने आई है। उसने उसने अपना बताया कि उसके साथ क्या हुआ, कि ये अक्टूबर 2006, मतलब थोड़ा पुराना केस है, कि उसके साथ कार में दो उसके जो मुस्लिम ग्रूमर्स थे उन्होंने रेप किया चलती हुई कार में। और करने के बाद दोनों ने उसको सड़क पे कार रोकी, धक्का देके बाहर फेंक दिया।
वो उस समय बहुत डर गई। वो बहुत मतलब अजीब सी कंडीशन में थी, तो उसने कहा मुझे हेल्प लेनी चाहिए। तो पास में जाके उसने डोर पे नॉक किया, तो वही कम्युनिटी का एक और आदमी था, अधेड़ उम्र का। उसने दरवाज़ा खोला, उसने कहा कि मेरे साथ ये हो गया है, पुलिस को कॉल करना है। तो उसको घसीट के वो ऊपर ले गया फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ करता हूँ पुलिस को। और उसके साथ वहाँ रेप किया उसने, 14 साल की बच्ची। दूसरी बार रेप हो गई, मतलब एक बार तो चलती कार में, उसके 1 घंटे के डिफरेंस से इस आदमी ने किया। उसको पकड़ लिया इसने, और फिर वो फ़ोन पे बात करके अपने और दोस्तों को बुला रहा था कि मेरे हाथ कोई लग गया है, आ जाओ। तब ये भागी, भाग के घर से बाहर निकली। तो एक चल कार जा रही थी, टैक्सी वाले जा रहे थे, तो उनको उसने कहा रुको रुको, मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। तो उनका हाँ छोड़ते हैं। वहाँ से वो एटॉक क्लॉज, उनका एक एटॉक क्लोज जगह है जहाँ पे उनका घर था, वहाँ ले गए। 5 लड़के थे, 24 घंटे तक इन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। मतलब एक 14 साल की बच्ची सामंथा, 3 अलग-अलग गैंग्स एक ही सीक्वेंस में विद इन 36 आवर्स, उसके साथ कम से कम 20-22 बार रेप हुआ। और इसका जब केस सामने आया, जो रिंग लीडर था शकील चौधरी, उसको सज़ा कितनी हुई? 3 साल। ये जुडिशियल सिस्टम है। और 3 साल सज़ा इसलिए हुई कि जज का कहना था कि इसने कोई वायलेंस यूज़ नहीं किया लड़की के साथ, रेप किया है। उस लड़के ने, शकील चौधरी, उसने साफ मना कर दिया, मैं ना तो किसी का नाम बताऊंगा, ना मेरे साथ कोई शामिल है, ना कुछ करूंगा, कोई कॉपरेशन है ही नहीं पुलिस को। फिर भी जुडिशरी ने 3 साल की सजा दी। तो ये सब चीजें हैं जो सबको, अब कोई क्यों इस पे काम करना चाहेगा फिर? ये जुडिशियल सिस्टम है। और ऐसे ही दूसरी एजेंसीज सारी, एकेडमिक, जो एकेडमिशियंस थे, कभी मानते ही नहीं है कि इसका एथनिसिटी फैक्टर भी है। तो गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, ये फालतू बात। भाई जो क्रिमिनल है उसको प्रोसिक्यूट करो, वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो भी है। आप इस मुस्लिम एंगल को लाते ही क्यों हो? भाई बच्चियों के बलात्कार पेडोफाइल है, उसको लाओ, उसको सजा दो, ऐसा एग्जाम्पल सेट करो समाज में कि किसी की हिम्मत ना हो। क्योंकि वो एक कम्युनिटी से है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रखा है आपने, इम्प्यूनिटी दे रखी है, और वो 30 साल से एक जनरेशन का रेप किया। तो हम एक और चीज जो सुनते हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट ने काम नहीं किया इसमें कहीं। कम्युनिटी सपोर्ट का तो, कम्युनिटी हमेशा क्रिमिनल्स के साथ ही सपोर्ट में खड़ी रही है। कभी उन्होंने विक्टिम्स की तरफ से देखा ही नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको जेल टर्म हुई, उसने बचाने की कोशिश करी। आप कम्युनिटी का सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा है क्रिमिनल्स के साथ कि एक क्वेश्चन दिमाग में खड़ा कर देता है, कम्युनिटी करती क्या है? मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, एमसी, बहुत बड़ा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने इसको मानने से इनकार किया अप टू 2013, 12-13 की ये ग्रूमिंग कुछ होता भी है। इट्स अ रेसिस्ट मिथ। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक मिथ है, एक एक बस इन्होंने रूमर चला रखी है, हमारा एक कोई। मिनट, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमारे देश में जब कोई बिल्कुल बात करता है कि रेप जिहाद एग्जिस्ट करता है, ये हो रहा है, तो वहां ऐसे ही डिनायल होता है। ये जो इन्होंने पोर्टल्स बना रखे हैं, न्यूज साइट्स, वेबसाइट्स बना रखे हैं, सारी ये बोलती हैं कि ये तो एक मिथ है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सेम वहां पर है। सेम, इन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया। फिर वहाँ पे जब रोदरम का केस आया था, और ये शफील में एक और एरिया जहाँ पे बहुत इनका है, ग्रूमिंग बहुत होता है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था वहाँ काउंसलर ने, काउंसिल जो होता है कि आप मॉस्क में ऑल ओवर द ब्रिटेन आप सरमन्स लगाइए, एक रीड आउट करिए सरमन, कि अपने यूथ को बोलिए कि इन एक्टिविटीज़ में ना लगें, एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव लाइफ जियो यहाँ पे आके, आप इन बच्चियों को मत फंसाओ। मॉस माना, दे रिफ्यूज्ड। ओनली एक टाउन शफील की कुछ मॉस ने उस सरमन को पढ़ा, बाकी सब ने प्लेनली रिफ्यूज कर दिया। तो मतलब इसमें इतने सारे, जैसे पौला का एक केस है लंदन में, 14 साल की लड़की थी, उसको इन्होंने अल्टीमेटली ये इसको जीतना बोलते हैं, छोटी बच्ची से जीत गए, उसको मुस्लिम बना दिया। आज वो तीसरा चौथा बच्चा पैदा कर रही है अपने ग्रूमर का।
पूरे बुर्के में हम्म, रहती है। इसको जब पकड़ के ले गए थे ये, पहले तो उसका बहुत साल तक ग्रूमिंग हुआ, उसको पचासों कस्टमर्स के पास भेजा। फिर एक दिन डिसाइड हुआ कि अब इसको प्योरिटी, इसको मतलब थोड़ा प्योर करना है, अपने दीन में लेना हम्म, है। उसको पकड़ के ले गए मॉस्क में। एक मॉस्क में इनका जो क्या होता है, जो अम, क्या बोलते मौलवी। हैं, मौलवी, मौलवी के हम्म, सामने 11-12 लोगों ने मिलके उसको, उसके कपड़े उतारे, उसे नहलाया और उसके दीन में लाए प्योरिटी। बच्चों के वाह। साथ कैसे कर सकते हो तुम? कैसे हम्म, तुम्हारा, कैसे मन मानता है? क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और जैसे ही किसी ने नाम लिया कि आप इस्लामोफोब हो, आप ये फोब हो, आप ये हो, वो हो, आप रेसिस्ट हो, आप कभी तो हम्म, ये सोचोगे कि ये बच्चियां हैं, इनके माँ बाप हैं, ये छोटी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां इनसे बड़ी हैं, कभी कुछ तो नैतिकता हो। कम्युनिटी हमेशा फेवर ही करो आप क्रिमिनल्स। और इनमें से कुछ अपवाद आए हैं नीरज जी। हम्म, एक मोहम्मद शफीक करके, अ, ये रमादान फाउंडेशन का उसमें था क्योंकि इंसान की दृष्टि से जो भी सोचेगा उसको बहुत पीड़ा होगी। तो उसको भी बहुत बुरा लगा कि इसमें मेरी कम्युनिटी कुछ क्यों नहीं करती है। अगर हमारा नाम आ रहा है 90% हमारे हैं क्रिमिनल सारे, तो हमें कुछ करना चाहिए ना। तो उसने जाके शुरू किया कि भाई ये बंद करो ये सब। हमें हम्म, कोशिश करनी चाहिए एज अ कम्युनिटी कि ये ग्रूमिंग में हमारा जो कालिक पोती हुई है हमारे नाम पे वो हटे। हम्म, इमीडिएटली ही गॉट दैट थ्रेट्स, उसके ऊपर जान से मारने के पूरे थ्रेट्स पास हो गए। तो हम्म, आप वहां से भी कोई अगर आवाज निकाले, कोई थोड़ा सच्चाई पे चलने की कोशिश करे, तो उसके लिए भी जीना दुर्भर है। उसने हम्म, काम किया, उसने कहा मार दो, मार दो। बस अच्छा। मैं, क्योंकि आप अधिकतर ये नाम लिस्ट पढ़िए आप, हम्म, मोहम्मद ये मोहम्मद वो, मतलब बहुत सारा ये सब। तो उसने कहा मेरे को अच्छा नहीं लगता ये मुसलमान नाम आते हैं सारे, मैं इसको रोकना चाहता हूँ। तो उसको मारने के, उसको सारी धमकियां मिली, वो जीता है बड़ी मुश्किल से, पर वो काम किया हम्म, उसने। तो अपवाद भी हैं। हम्म, जी। महेश जी, ये तो हुई प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम प्रॉब्लम की तो बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के बारे में चर्चा नहीं होती, हम उसकी बात नहीं करते। अब वो भले ही यूरोप में हो रहा हो, हमारे देश में भी हो रहा है, हर रोज ऐसी बच्चियां बलि चढ़ जाती हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? इसका सॉल्यूशन बहुत मल्टी प्रोंग अप्रोच लगाना पड़ेगा इसमें। नीरज जी ऐसा है कि कई सारी ये जो इंक्वायरीज की जो मैंने बात की, टेलफोर्ड इंक्वायरीज भी हैं, इसके 57 पॉइंट्स दिए हैं इसने कि कैसे ग्रूमिंग को रोका जाए। ऐसे और भी, और इवन एक सैमी वुडहाउस करके जो विसल ब्लोअर है, रोदरम जो कांड सबसे पहले जो इनका जो सामने आया था रोदरम में, उसने अपनी पूरी स्टोरी एक एंड्रयू नॉर्फोक करके टाइम्स मैगजीन में सीनियर एडिटर थे, उनको बताई। उसका भी वही अर्शिद हुसैन करके कोई पाकिस्तानी था, 3 भाइयों ने मिलकर 54 लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, सेक्स स्लेवरी हम्म, है ये। तो उनको सबको जेल हुई, तो अर्शिद 35 ईयर्स, उसको उसके ग्रूमर को भी जेल हुई। तो आ, उसने भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसका मल्टीपल जगह से ये पॉइंट्स आए हैं। सबसे पहला ये है कि और मोहन सिंह जी को भी मैंने बहुत क्लोजली सुना है, और अपने एक्सपीरियंस से भी मैं बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है संवाद। बेटियों के साथ आपका पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव संवाद कंटिन्यूस, चाहे आप इंग्लैंड के माँ बाप हो, हिंदुस्तान के हो, कहीं के भी हो। आपकी बेटी जब उस एज में, टीनेजर एज में जा रही है ना, तो आप थोड़ा अपनी बिजीनेस को कम कर दो, उसे समय देना स्टार्ट करो। नहीं तो कोई भेड़िए बैठे हैं आपके घर के बाहर, ले जाएंगे आपकी नाक के नीचे से, और फिर रोते रहना। हम्म, तो बेटियों की बात सुनो, उनकी बात को सुनो, और उनके साथ संवाद करो, सबसे पहला। दूसरा, इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में ईयर 6 जब जूनियर स्कूल का लास्ट साल होता है, तो इनको सेक्सुअल एजुकेशन दिया जाता है कि जो भी इनका क्या प्रोसेस है, कैसे बच्चा होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
एक डेवलप्ड सोसाइटी है, सेक्सुअल एजुकेशन मिलता है, बट वो रिलेशनशिप के ऊपर एक वर्ड नहीं बोलते हैं कि हेल्दी रिलेशन क्या होता है। बच्चों को ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्दी रिलेशन का मतलब क्या है। आप उसको कंट्रासेप्टिव तो दुनिया भर के बता दिए, वो वो उनको कहीं एंड अप नहीं होगा। आइडियली उनको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए नेक्स्ट 5-7 साल जब तक वो करियर काम कर रहे हैं। आप उनको हेल्दी रिलेशन के बारे में बताइए और उसमें ये बताइए कि आप बैड रिलेशनशिप क्या होता है, आपका एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, उसको आप टच करिए इन टॉपिक्स को और घर में भी करिए। कई बार हम शर्माते हैं कि मेरी बेटी तो अभी 15 साल की है, इससे ये सब बातें कैसे करें। आप कर नहीं रहे हो बातें और कोई उसके साथ वो सब कर रहा है, आप बात करने में शर्मा रहे हो और ये भेड़िए उसके साथ वो सब कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस है। तो फिर उसके बाद सिस्टम के लिए बहुत सारे हैं कि स्कूल के बाद बहुत मॉनिटरिंग ज़रूरत है कि आप टास्क फोर्स बनाइए कि स्कूल गेट पे क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम ये स्कूल गेट्स, शॉपिंग मॉल, टेक अवे ओनर्स, टेक अवे जॉइंट्स, तो ये स्पॉट आपके पता है ना, आप करिए यहाँ पे मॉनिटरिंग। एक टीचर्स का ट्रेनिंग, लॉ एजेंसीज का ट्रेनिंग, पुलिस का ट्रेनिंग, ये फियर हटाइए उनके मन से कि वो रेसिस्ट कहलाएंगे। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये सबसे बड़ा बीमारी है पॉलिटिकल, इन चीज़ों को सॉल्व करने। आप इंग्लैंड की आज की रिपोर्ट में भी आप जाएंगे तो वो बोलते हैं एशियन ग्रूमर्स, पूरा एशिया बदनाम, 48 कंट्रीज हैं एशिया में और सारे ग्रूमर्स हैं कहाँ से, पाकिस्तान से। कितने भारत से, कितने जापान से, कितने श्रीलंका से, कितने सिंगापुर से, कितने चाइना से, आप पर एक नहीं मिलेगा आपको। और कहते क्या है, एशियन कम्युनिटी। और ये सोसाइटी की भी मूर्खता है कि वो डिफरेंस नहीं कर पाती है कि पाकिस्तान और भारतीय अलग अलग हैं, दो अलग अलग पूरा स्टार्क अपोजिट। और खाना खाने भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं वो सब पाकिस्तानी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये चीज, रेसिज्म का फियर, ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी, ये मल्टीकल्चरलिज्म, ये जो इस कंट्री को जो ये लगा हुआ है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? मल्टीकल्चरलिज्म ये कि आपके दो कल्चर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सेंसिटिविटी है। ये सब कल्चर एक है। क्या है सब कल्चर एक है? इंग्लैंड में आज आप एफजीएम का डेटा निकालिए, 1 लाख मुस्लिम लड़कियां एफजीएम के थ्रू अभी राइट नाउ उनका एफजीएम हुआ है, लिविंग विद दैट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसका बैन कब लगा था? 1985 में बैन है ये इंग्लैंड में। इनका अभी आप उसके इनकी साइट है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं। 60,000 लड़कियां इंग्लैंड में, फिर वेल्स और स्कॉटलैंड सब मिला मिलू के 1 लाख के करीब लड़कियां हैं। कहाँ है रेस्पेक्ट? किसका मल्टीकल्चरल? मल्टीकल्चरलिज्म में ये हमेशा इस बात को मान के चलते हैं कि मुस्लिम विल एक्सेप्ट मल्टीकल्चरलिज्म। ये इस चीज को भूल जाते हैं कि इस्लाम इज अगेंस्ट मल्टीकल्चरलिज्म। वो एक कल्चर बनाना चाहता है, सब दीन को मिलो। वो कल्चर का रिस्पेक्ट ही नहीं है उधर। आप किस उस सपनों की दुनिया में रह रहे हैं? तो ये जो बड़े बड़े जो इसमें कल्प्रिट्स हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस, जो कभी आपको सच नहीं बोलने चाहिए। लेफ्ट का एक विशेला एक सिस्टम है जो आपको बोलता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब, बट आपको कभी सच नहीं बोलने देगा। आपने उनको एशियन के कवर दे दिया, इम्प्यूनिटी दे दी, 30 साल तक बचते रहे वो, और हम लोगों ने उसको झेला है। क्योंकि एशियन आपने बोल दिया तो एशिया में चाइनीज भी हुए, इंडियन भी हुए, हर व्यक्ति को उस शख्स से देखा जाएगा। उस समाज में एक नफरत पैदा हो गई है कि ये एशियन कम्युनिटी का है। ये जो अब आप कह जाके रहे हैं, हाँ भाई जी, यही पॉलिटिकल करेक्टनेस हमारे समाज में भी बहुत गहरी बैठ चुकी है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो भी दे आर स्केर्ड ऑफ कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। तो जो प्रॉब्लम हम इंग्लैंड में देख रहे हैं वही लगभग यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है। सिर्फ ये कि अभी शायद पुलिस वाले उतने बेशरम नहीं है जितने वहां बेशरम हो चुके हैं कि वो छोड़ ही देते हैं कि हमें कोई रेसिस्ट बोल देगा, इस्लामोफोब बोल हाँ, देगा। ये बीमारी अभी यहाँ नहीं है। कम से कम उतना पुरुषार्थ तो नहीं मरा है हमारे जाते हैं। और वो हमारे यहाँ स्टेट के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि आप अगर ऐसे देखें तो अजमेर रेप केस जो हुआ उसमें पूरी कोशिश थी
तंत्र की हम्म उस समय के कि इनको बचा लिया जाए। एक को हम्म पागल घोषित कर दिया, एक को ये कर दिया। आपने जिसने पहले आवाज उठाई उसको या तो गायब कर दिया या उसको प्रताड़ित किया। हम्म तो आपका अल्टीमेटली एक चीज है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है आपकी, उसका डायरेक्शन किधर है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। ये एजेंसीज कैसे काम करेगी। और ये पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब 9/11 ये 9/11 का अटैक हुआ था, उस समय यूके में लेबर पार्टी थी। यहाँ भी लेबर और कंजर्वेटिव दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। लेबर हम्म पार्टी, उनके काउंसलर, उनके एमपीज इतना ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं कम्युनिटी को, क्योंकि सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट को इनकैश करने के लिए उस आंख मूंद के रखते हैं उनकी। तो 2005 में वो एक बिल लेके आए, रेशियल एंड रिलीजियस हेट्रेड बिल। उसमें हम्म इन्होंने कहा कि आपने इस्लाम को इंसल्ट किया, आपने इस इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, या आपने किसी को थ्रेटन किया, तो आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। एक बिल लेके आ गए। 3 बार वो हाउस ऑफ लॉर्ड में वापस भेजा गया कि नहीं नहीं ये मत करो, इस कंट्री का बहुत आपने किसी को ऑफेंड कर दिया, उसने जाके कह दिया इस्लामोफोब, 7 साल अंदर। आप मान हम्म सकते हैं कि 80-90% ब्रिटिश वाइट पॉपुलेशन ऐसे लॉ लेके आएंगे। अल्टीमेटली इन्होंने फिर तीसरी बार रिजेक्ट होने के बाद उसमें से वो थ्रेटनिंग को रख के बाकी सब हटा दिया। ठीक है, कोई किसी को थ्रेटन करता है, मारने की धमकी देता है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, या मारने कूटने का किसी को अधिकार नहीं है, तो वो एक्शन समझ में आता है। न इस्लाम मुस्लिम का, न हिंदू का, न क्रिश्चियन का, किसी को नहीं मारेगा कोई। लेकिन आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस ही नहीं कर सकते, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। बात किया हो इंसल्टिंग, इंसल्टिंग मतलब आप 7 साल अंदर। हम्म और इंसर्ट ये तो ये पॉलिसी। तो इतना लूजली वर्डेड है कि इंसर्ट तो हाँ, किसी भी चीज में हाँ, फील इसका हो तो सकती इसका तो किसी भी चीज में, मेरे को आपका टोन अच्छा नहीं लगा, मैं इंसल्ट हो गई मेरी। है। मेरे को आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मेरे को इंसल्ट हो गई। हम्म तो उसका तो आप मतलब आपने मतलब इस्लाम के बारे में बात करना मना हो गया। और हम्म इसमें नीरज जी एक और चीज है, हर समय ये क्यों देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इस्लाम के अगेंस्ट है। क्या रिफॉर्मेशन नहीं चाहिए समय के साथ सोसाइटी को? नहीं, वो हो नहीं इनके सकता ना महेश जी। इस्लाम रिफॉर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें वो अपने आप फंस जाते हैं। उनका एक क्लेम है कि दिस इज द वर्ड ऑफ अल्लाह। तो अगर आप उसी को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप जो आप आज तक बोल रहे थे वो गलत हो जाता है। तो ये उसमें फंस जाते हैं। नहीं, सही बात है। आप गेट्स ऑफ इतिहाद आर क्लोज्ड, यू कांट चेंज जी एनीथिंग, यू कांट मोड। जी। तो वो है, इसीलिए इनके जो अंदर से जो थोड़ी इंसानियत बची है जिन लोगों में, वो सबसे ज्यादा घुटन महसूस करते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने हम्म दिया, और भी कुछ लोग हैं कि वो उन्हें लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है समाज में, और हम इसका कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये तो वहाँ जी महेश जी, ये प्रॉब्लम आइडियोलॉजिकल है क्योंकि उनको उनके जो आइडियल्स हैं उनको जो सिखाया जाता है, उनकी एस्पिरेशंस ऐसी बना दी हैं। और दूसरा, जो सोसाइटी है, जो विक्टिम है, विक्टिम सोसाइटी है, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में स्टेप नहीं ले पा रही। तो ये तो डबल वहमी होगी एक तरह से डबल कि आपने एग्जैक्टली। आप सजा के प्लेट पे सजा के दे रहे हैं कि खा लो। जी बिल्कुल सही बात है। अभी इनका एक मैनचेस्टर का पुराना केस है, मतलब आप समय को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा, इसके हजारों केसेस है नीरज जी। 10 साल की एक ये पाकिस्तानी कपल था मैनचेस्टर में, 10 साल की लड़की को पाकिस्तान से लाए। वो डेफ थी। उसके साथ ये इलियास अशहर करके इसका नाम था। पूरा डिवोट मुस्लिम, बियर्ड रखता है, सब करता है। उस लड़की को घर में नौकरानी रखा, उसकी वाइफ के साथ सो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, वाइफ के सामने उसकी सहमति के साथ। उसके सारे रिलेटिव्स उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब बिल्कुल आप सेक्स स्लेव बना के 10 साल की बहरी लड़की का। वो जब केस बाहर आया तो जूरी सर्विस में 2 लड़कियां थी, वो इतना रोने लगी, उनको छूट दी गई 10 साल तक तुम जूरी का काम, जूरी यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन से जूरी सर्विस करनी पड़ती है उस कंट्री में। हम्म तो वो जो इंटर्न्स आई थी, वो मतलब कोर्ट में ऑलमोस्ट दे फॉल डाउन, कि फेल डाउन कि क्या है ये? कैसा इतना अमानुष हो सकता है कोई इंसान। 10 साल की हम्म लड़की सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसका फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन। आपकी ही कंट्री से लाए हुए, दोनों हस्बैंड वाइफ को जेल हुई, हम्म और पूरा डिवोट
तो लिंक डिवोट ही मानने तो वाले। ऐसा करेगा। इनमें यही तो प्रॉब्लम ही है ना, कि उनको जो आइडियल्स उनके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं उनको फॉलो करना है, तो वो इन एवरी रिस्पेक्ट फॉलो करने की कोशिश करते एग्जैक्टली exactly. कभी भी कम्युनिटी, मतलब इनके यहाँ से फीमेल्स भी सामने नहीं आती है कि इन बच्चियों के लिए एक लॉरा विल्सन बहुत फेमस केस है इंग्लैंड का, 16 साल की बच्ची, वो 12-13 साल से इसको फंसाया था, वही फिर से अश्तिक अजगर करके पाकिस्तानी मुस्लिम, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। अब उस लड़की को कहती, वो कहती कि यार मैं कुछ शादी शादी करके अब मैं प्रेग्नेंट हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, तो हाँ करते हैं, उसको घुमाया कई दिनों तक, फिर उसने उसका पता करा कि ये रहता कहाँ है, फिर पहुंच गई उसके घर और जूता मार के उसको घर से निकाला कि मेरे बेटे से शादी करनी है तुमको। हैं। मतलब जो जो क्रिमिनल्स हैं तुम्हारे बच्चे, उनका तुम किस हद तक जाके साथ देते हो। और उस लड़के को इतना गुस्सा आया उसके पास कि उसको ले उससे मिलने के लिए उसको बुलाया एक कैनल के ऊपर, उसके पेट में चाकू मारे दर्जनों बार, वो बच्चा भी मर गया अंदर, जो प्रेग्नेंट थी वो, और उसको कैनल में फेंक दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जब तक ये पानी में गिरी तब तक ये जीवित थी, वो ड्राउनिंग से मरी, उसको तैरना आता था, बट उसके घाव इतने थे कि वो बच नहीं पाई, वो मर गई, बच्चा भी मर गया, वो भी लॉरा विल्सन। कोई मानवता का कोई एक अंश भी नहीं बचा है। हम्म। और फिर उसमें पुलिस जुडिशरी अगर इतना लैकलस्टर एटीट्यूड, इतना ढीला रवैया अपनाए, तो फिर जी। इसी वजह से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स सेक्रीफाइस हुई है इस पॉलिटिकल हम्म। करेक्टनेस, मल्टीकल्चरलिज्म, इसकी भेंट चढ़ी है ये लड़की। हम्म। अब आज तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंक्वायरी आ रही हैं, हम 2022 में हैं, अभी भी हो रहा है, अभी भी टाउन्स में हो रहा है, अभी भी स्कूल के बाद यही चल रहा है। अब ठीक है, थोड़ा सोसाइटी ने अवेयरनेस बिल्डिंग हो रहा है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से थोड़ा इजी हो गया है ये सब चीज़ें बात करना, आप और हम हम्म। कर रहे हैं, तो इसको एक जी। बहुत, मतलब इसको कहते हैं ना, हाँ। कमिटमेंट के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तभी ये सॉल्व होगी, नहीं तो हम्म। नहीं होगी। इसमें ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम ये सब करते रहेंगे, नहीं होगी। इसमें जो है हम्म। क्रिमिनल है, जो सिस्टम है, जो थॉट है, जो इसको कर रहा है, उसको पकड़ना है, उसको हाँ। रेक्टिफाई करना है। आप आए क्यों यहाँ होस्ट कंट्री में, आप रहते अपने नरक में वहीं पे हम्म। पाकिस्तान। ये तो सब जगह नर्क बनाना चाहते हैं ना, और मुझे लगता है कि आज की हमारी इस टॉक का जो निचोड़ निकल के आता है वो यही है कि अगर हम अपनी इस सभ्यता को, अपने समाज को बचाना चाहते हैं इन राक्षसों से, तो जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो सॉफ्टवेयर है, वो चेंज करने की आवश्यकता है। जी नहीं तो जिस तरह इन्होंने यूरोप को फंसा लिया है, ये पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में, मल्टीकल्चरलिज्म, रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, ये सारे इनके ट्रैप्स हैं जिनके अंदर ये फंसा देते हैं ओपोनेंट को। जी जी, तो बिल्कुल। और यही रीज़न है कि 30 साल चला। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि इस सत्य को स्वीकार करना है, सत्य बोलना है, सत्य को सामने हम्म। लाना है, एक्सपोज़ करना है। इन्हीं के हम्म। प्राइम मिनिस्टर ने, चर्चिल ने एक बार कहा था कि जब आप डिसऑनर और वॉर में से डिसऑनर चुनते हो ना, तो वॉर पीछे फ़ॉलो करता है। आप अपमान के बाद आपको युद्ध तो झेलना ही है। और कि अपमान तो मिले, वॉर तो आप अवॉइड कर रहे थे, अपमान तो हो ही गया, प्लस वॉर तो फिर भी मिलेगी। हाँ, क्योंकि कई और बार अगर हमें हाँ, हमें भी लोग बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उसका आंसर है कि हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते ही नहीं, लेकिन जो इस्लाम है वो हमें इधर फोर्स करता है, क्योंकि वो उसी बाइनरी में देखता है। तो जब तक हम इसे आइडेंटिफाई करके इसको पहचानेंगे नहीं, एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तब तक हम ऐसे ही मरते रहेंगे और हमारी बच्चियां इसके शिकार हो जाए, तो ये तो हम, कोई भी सभ्य समाज, कोई भी आत्म गौरव वाला समाज कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हम क्या कोई मन में बैठे हैं क्या किसी को लेके कि इसके प्रति कोई दुर्भावना है, हमारी किसी के हम्म। प्रति दुर्भावना नहीं। जो हम्म। गलत है, आइए, मानव हैं आप भी और हम भी, गलत को गलत हम्म। मानिए, उसको सजा दीजिए। आप क्यों प्रोटेक्ट करते हैं गलत को, और फिर आप कहते हैं कि कम्युनिटी को अटैक हो रहा है। अब दोनों तरफ की बात कैसे हो सकती है, हम्म। तो वो है इशू। अब कुछ प्रश्न है, ले लेता हूँ मैं। हाँ जी। CV Shah, there is Muslim gang involved in UK to make trap for teen girls. Even UK police cannot do. हाँ जी, शाह जी यही बता रहे थे अभी, महेश जी ने यही बात बताई है।
संदीप सांखला, संदीप जी सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सुनील जी हैं, मेरे प्रयागराज कॉलेज से लेकर अजमेर और अजमेर कांड से लेकर लंदन तक मैंने ग्रूमिंग गैंग का एक सा फॉर्मेट देखा है। एक लड़की को पटाओ और उसके द्वारा दूसरी और दूसरी से तीसरी और सबको ब्लैकमेल करो। जी, इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं थोड़ी डिफरेंट भी हैं, तो बट हाँ, बात सही है। पंडित मिश्रा जी, प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम आपको। लखिया जी, आपका सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। नीरज जी, डू यू नो अबाउट द डीप स्टेट शैडो गवर्नमेंट लॉबी वर्किंग इन इंडिया? जी कूल डैडी, डीप स्टेट सभी की होती हैं, सब जगह पे काम करती हैं, वो इसमें कोई आश्चर्य हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकारें ऐसी ही चलती हैं। डीप स्टेट सदा ही रहेगी, सिर्फ यह कि किसका सिस्टम कब कितना पावरफुल है उस पर डिपेंड करता है, कौन कहाँ पर डोमिनेट कर जाता है, बस ये कहानी होती है। डीप स्टेट सब जगह में होती है। अब नहीं है, पीपल डूइंग दिस माले गनीमत थिंग मस्ट बी uneducated, but if the educated don't raise their voice about such crimes, then they will have to face Islamophobia. नहीं, ये अनएजुकेटेड लोग नहीं कर रहे हैं। ये एजुकेटेड लोग ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अच्छा, इनकी हाँ ये भी तो प्रोफाइलिंग होगी ना कि कितने इनमें कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, क्योंकि आप कह रहे थे ठीक कि है। दे आर मोस्टली अनएम्प्लॉयबल यूथ। हाँ, ब अनएम्प्लॉयबल बट अनएजुकेटेड नहीं कह सकते उनको। हाँ, ठीक है, उन्होंने कॉलेज मास्टर्स नहीं किया, अच्छी डिग्रीज़ नहीं करी। वो पूरा आप इस पे सपोर्ट सिस्टम पे रहती हैं कई फैमिलीज़। उनका जो इंग्लैंड का खून चूस रहे हैं, वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट करने की बजाय पूरा उनके बेनिफिट्स पे रह रहे हैं। और वहाँ बच्चा पैदा होता है, उसका कुछ मिलता है इनको, इंसेंटिव है 4 करोड़ 10 करोड़। पॉपुलेशन हर 10 साल में दुगनी हो रही है एक कम्युनिटी। और क्योंकि मुझे लगता है ये जो इनको मिलता है वो भी पर हेड के हिसाब से मिलता है। जी, पर हेड के हिसाब से। डॉक्टर मनरूप भाटी है, मनरूप जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसा टॉपिक है, इस पर वीडियो ना बनाया जाए, ऐसे समाज को क्या उत्तर देंगे आप? मैं एक चीज़ आपको पहले भी कहा नीरज जी कि हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते ही नहीं हैं। समाज उनका में कहना बच्चों है कि के दिस इज फॉर मैच्योर ऑडियंसेस, ये टॉपिक जो, तो ठीक है, आप तो दिस इज इमेच्योरिटी ना, हम इसी एग्ज़ैक्टली की तो हम बात कर रहे हैं, इसी की तो हम बात कर रहे हैं कि हमें वो बच्चों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, उनको नर्क से भी बुरा जीवन झेलना पड़ रहा है। हम जब तक ये बातें बताएंगे नहीं तब तक तो हम फंसे ही रहेंगे। इसीलिए तो यूरोप शायद मरा होगा, क्योंकि वो इसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में मारे गए। और अब जाके वो बोलना शुरू हुआ है उस सोसाइटी में। बट उसमें 30 साल में जो लड़कियाँ बेटियाँ बलि चढ़ी हैं उनका, उनके माँ-बाप का, उनकी फैमिलीज़ का। जी। और आपने एक अच्छा मैसेज दे दिया इनको कि कुछ भी कर लो, आप पकड़ में नहीं आओगे। इससे बुरा क्या हो सकता है किसी समाज के लिए कि उनकी बच्चियों के साथ इतना बुरा हो रहा हो और वो समाज ये साहस ना कर सके कि हमने इन राक्षसों को, इन अपराधियों को दंडित करना है। जी महेश जी, सभी दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज दर्शकों के लिए मैसेज यही होना चाहिए कि जल्दी से जाग जाएं, नहीं तो जो राक्षस वहां इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका है वो यहाँ भी करेगा। जी। जी, तो इतिश्री की ओर चलते हैं महेश जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।